नहीं वहीं आप एक सीट आगे आ जाओ, थोड़ा आपको दिखते भी रहेगा, बंद हुआ तो नहीं, वो बंद हुआ तो दिखता रहेगा ना आपको। बस हम अब सब सामने आ जाओ। शुरू कर दिया आपने? देखो बेटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं इसको। नरेशन के मायने होते हैं कोई चीज़ को नरेट करना। आपको मालूम है नरेशन के मायने? तो नरेशन दो तरह से होता है। कितने तरीके से होता है? दो तरीके से। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, इसको आमतौर से डायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। स्पीच यानी बातचीत करना, नरेशन के मायने सेम है। इसी तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करता हूँ पहले। डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, एक आदमी दूसरे आदमी से बात करता। देखो बहुत आसानी से मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपका, जो कोई किताब में लिखा हुआ नहीं है और जिसको बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, समझ में नहीं आता उनको। मैं एकदम शॉर्ट और स्वीट वे के अंदर में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। वो क्या है, सपोज करो, थोड़ा सा विजुअलाइज करो, एक आदमी बस स्टैंड पर खड़ा हुआ है और उसके साथ एक और उसका दोस्त खड़ा हुआ है। तो हम सपोज कर लेते हैं जो आदमी खड़ा है पहला उसको ए, और जो उसका दोस्त है उसको सपोज कर लो बी, ठीक है। उनके पीछे एक तीसरा आदमी खड़ा है, सपोज कर लो उसका नाम है सी, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ए आदमी बी से कोई बात कहता है तो ए के जो मुंह से निकले हुए शब्द है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद हो जाते हैं। ए सेड टू बी, इन्वर्टेड कॉमास शुरू हुए, उसके अंदर में जो ए के शब्द है वर्ड बाय वर्ड वो इन्वर्टेड कॉमास में बंद हो जाएंगे। ये है डायरेक्ट स्पीच, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब उसने ए ने बी से जो कहा उसको सी ने सुना जो पीछे है, ठीक है। सपोज ये बात हो रही है मंडे के दिन, अब सी ने उसको सुना बस स्टैंड पर। उसके 4-5 दिन के बाद में सी जो है वो ए के घर पर गया। वहां पर एक चौथा आदमी, फर्ज करो ए का फादर है, उसको अपन सपोज कर लेते हैं डी। कितने दिन के बाद गया वो? 3-4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, ठीक है। और बस स्टैंड पर नहीं है, वो घर गया, उसके ए के घर गया। तो ए के फादर जो डी है उन्होंने सी से पूछा कि भाई ए ने बी से वहाँ पर बस स्टैंड पर 4-5 दिन पहले क्या कहा था, मुझे बताओ। एक तरह से चुगली खाना जिसको बोलते हैं अपन। तो सी ने डी से ए का वाक्य बोला, ए ने बी से जो बोला था, जो ए ने बी से बोला था वो सी ने जाकर घर पर 4-5 दिन के बाद डी से कहा। तो बताओ, कॉमन सेंस का यूज करो आप, कि सी जो है वो डी को वर्ड बाय वर्ड नहीं बोलेगा। वो सी क्या करेगा, डी को वही बात बोलेगा जो ए ने बी से बोला था, लेकिन सी अपने शब्दों में बोलेगा। अगर सपोज ए ने बोला था बी से 4-5 दिन पहले मंडे को, उसने कहा था कि हम लोग ट्यूसडे को, यानी कल, मंडे को बात हो रही नहीं, हम ट्यूसडे को यहाँ बस स्टैंड पर मिलेंगे 5 बजे, फर्ज करो। किसने बोला? ए ने बोला था बी से मंडे को कि हम यहाँ कल 5 बजे मिलेंगे, यहाँ यानी बस स्टैंड पर 5 बजे मिलेंगे। ए ने बोला बी से, सी ने सुन लिया। सी गया घर पर 4-5 दिन के बाद, यानी वो गया
फ्राइडे को, ये बात हो रही मंडे को, उसने मंडे को सुना, फ्राइडे को गया डी के घर पर, ए के घर पे गया तो डी ने पूछा कि भाई ए ने बी से क्या कहा था, तो इसने उसकी चुगली खाया कि कहा कि सर ए ने बी से कहा था के, वो के लगाएगा, के दैट लगाते ना इनडायरेक्ट, के वो यानी ए, वो उससे यानी बी से, वो उससे अगले दिन, कल नहीं बोलेगा क्योंकि फ्राइडे को बात हो रही, वो उससे अगले दिन वहां मिलेगा। कहाँ? बस स्टैंड पर। ये तो घर पे बात हो रही ना। क्या बोला उसने? वो उससे यानी ए बी से अगले दिन वहां मिलेगा बस स्टैंड पर। समझ में आ गई बात आपको? इनडायरेक्ट स्पीच इसको बोलते हैं, जो सी ने डी से बोला, जो सी ने डी से अपने अंदाज में उसी वाक्य को, उसी सेंटेंस को बताया उसने, लेकिन वो सी के अल्फाज है, डी के अल्फाज नहीं है। वो सी के शब्द है, डी के शब्द नहीं है, बात वही है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर हो कंसेप्ट आपको? ये बात समझाना किताब पढ़कर नहीं होगा, किताबों के अंदर में सब बातें नहीं लिखी हुई है। इसमें मैंने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ए बी सी डी रखा। कभी कभार ऐसा होता है कि ए खुद अपने घर को जाता तो डी पूछता कि तुमने बी से क्या बोले, और फ्राइडे को पूछ रहा हो 4 दिन के बाद, तो ए बताएगा कि मैं बोलेगा कि कोई बात करने वाला है, मैंने उससे कहा था के, दैट लाइन, के मैं उससे बी से वहां बस स्टैंड पर आइंदा कल मिलूंगा, आने वाले कल मिलूंगा। समझ में आ रही है? शब्द बदल रहे ना, ए भी बात कर रहा है डी से, तो वो अब शब्दों को बदल दे रहा। बी को क्या बोला था उसने? मैं तुमसे यहां कल 5 बजे मिलूंगा, और डी को क्या बोल रहा हो 5 दिन के बाद? मैंने उससे कहा था कि मैं उससे वहां 5 बजे मिलूंगा। तो शब्द बदल गया ना। ये जो शब्द का बदलना है, ये है इनडायरेक्ट स्पीच। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? इसलिए अगर डायरेक्ट में धिस आता है तो इनडायरेक्ट में वो क्या हो जाता? दैट। मंडे को मैं बोलूँगा ये, और यहाँ बोल रहा, और फ्राइडे को जाकर फिर वहाँ बोलूँगा वही बात को, तो मैं ये यहाँ नहीं बोलूँगा, वहाँ बोलूँगा वो। इनडायरेक्ट समझ में आ गया ना? दिस का दोज हो जाता। हियर का देखो बस स्टैंड पे बात हो रही थी, हियर तो देयर हो जाता, क्योंकि घर पे बात हो रही। टुडे अब मंडे की बात थी, और या टुमारो की बात थी, या कभी यस्टरडे की बात हो सकती कोई डायरेक्ट में। तो इन सब को भी इनडायरेक्ट के अंदर में चेंज किया जाता है। टुडे का दैट डे हो जाता, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर होता है, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर होता है, और उसके बाद टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। अब इसमें एक और बात याद रखना कि नेक्स्ट डे की जगह अगर यहाँ पर नेक्स्ट वीक लिखा है तो उसको फॉलोइंग वीक करना, नेक्स्ट ईयर लिखा है तो उसको फॉलोइंग ईयर करना, लास्ट ईयर लिखा हुआ है तो प्रीवियस ईयर करना। ठीक है? इसी तरीके से अब देखो, नाउ अगर वो बस स्टैंड में खड़े रहकर नाउ बोलता अभी, लेकिन फ्राइडे के दिन क्या बोलेंगे अपन? तभी। तो नाउ का भी डायरेक्ट, अगर नाउ डायरेक्ट का वर्ड रहा नाउन में तो वो देन हो जाता। क्लियर हो ना आपको? कंसेप्ट क्लियर हो ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट का? इतना समझाने के लिए बहुत टाइम लगता है स्कूलों के अंदर में, टीचर्स लोग बराबर समझा नहीं पाते। ये कंसेप्ट है, ये कोई किताब में लिखा हुआ नहीं है जो मैं आपको एग्जाम्पल देके बताया। पर ये क्या मेरा एकदम से अल्हम्दुलिल्लाह 42 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ना, पढ़ाते ये सब बातें पूरी जहन के अंदर में आ जाती है। तो मैं ग्रामर को बिल्कुल शॉर्ट, स्वीट और इनोवेटिव मेथड्स के अंदर पढ़ाता हूँ, और बच्चों को जहन में पूरा क्लियर हो जाता हूँ। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात आपको? इसको लिखने की ज़रूरत है?
रिकॉर्ड तो हो रहा है, मिटा दूँ? हाँ हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है ना? ठीक है, चलिए मिटा दे रहा हूँ मैं आपको। अब अपन एग्जांपल्स देखेंगे इसकी एक एक करके। देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर में हमने जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे, अफर्मेटिव, निगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, वर्बल क्वेश्चन, नॉन वर्बल क्वेश्चन, ये पढ़े थे ना हम लोगों ने। तो ये जो है हर एक का अलग अलग टाइप से इनडायरेक्ट स्पीच बनता है। रूल्स एंड रेगुलेशन हर एक के अलग अलग है, गौर से सुन लो। एक बात आप ध्यान में रखो कि असर्टिव सेंटेंस के जो दो टाइप है, कौन कौन से है? असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप बताया था ना मैंने, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। इसके अलावा एक और सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी। ध्यान में रखने जो बोल रहा हूँ मैं एक बात गौर से, कि सिर्फ असर्टिव यानी अफर्मेटिव नेगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, यही दो टाइप के सेंटेंस में दैट लगता है। इन दोनों टाइप के सेंटेंस के अलावा वर्बल क्वेश्चन, नॉन वर्बल क्वेश्चन, ऑर्डर वाले सेंटेंस, इसके अंदर में इंपेरेटिव सेंटेंस में दैट नहीं लगता। मैं बोर्ड के पेपर बहुत बरसों से जाते रहूँ तो मेरे को आइडिया है, बच्चे सब में दैट लगा देते। वर्बल क्वेश्चन में भी दैट लगा देंगे, नॉन वर्बल क्वेश्चन में भी दैट लगा देंगे, ऑर्डर वाले जुमले में भी दैट लगा देंगे। दैट नहीं लगता। दैट सिर्फ असर्टिव यानी अफर्मेटिव और एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी सिर्फ दो ही टाइप के सेंटेंसेस में दैट लगता है। बाकी में क्या लगता है मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ। जैसा वर्बल क्वेश्चन आएगा तो उसमें दैट की जगह इफ या वेदर लगता है। आमतौर से बच्चे इफ लगाते क्योंकि वेदर दो किस्म की स्पेलिंग अलग अलग है, तो उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है, तो इफ लगाते हैं, आई एफ, इफ। ज़्यादा बेहतर है इफ लगा देना, वेदर नहीं लगाना। और वर्बल क्वेश्चन में इफ, और नॉन वर्बल क्वेश्चन के अंदर में जो WH का वर्ड है गोया वही कनेक्टर का काम करता है, सबऑर्डिनेटर का, यानी कंजंक्शन का समझना। उसमें दैट भी नहीं लगता, इफ भी नहीं लगता। किसमें? नॉन वर्बल WH क्वेश्चन में दैट भी नहीं लगता, इफ भी नहीं लगता। सिर्फ उसका जो WH का W है वो इस्तेमाल हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। समझ में आ गई बात? चलिए, ऑर्डर के जो सेंटेंसेस होते हैं इंपेरेटिव, जिसके अंदर में सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें इंफिनिटिव लगता है। इंफिनिटिव यानी क्या? V1 के पहले फॉर्म के आगे टू लगा दो। ये काय में लगता है? ऑर्डर वाले इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर में। ठीक है, अब आप बताओ मेरे को, कॉमन सेंस से सोच के मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया। टोल्ड क्यों हो जाता, आस्क्ड क्यों हो जाता, पहले समझ लो आप। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्यों बोलते हैं? देखो, डायरेक्ट नरेशन के अंदर में एक सेंटेंस है, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, ही सेड टू हर। अब देखो, मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया था, ए बात कर रहा है बी से। ध्यान देना आपने, ए ही है, बी शी है। ठीक है, तो बात करने वाला अपने आप को क्या बोलेगा? मैं, आई, मी, माई। जब बात करेगा वो, जो उसके मुंह से शब्द निकलेंगे तो उसमें वो क्या बोलेगा? आई, मी, माई। ये कौन बोल रहा है? ही बोल रहा है। ठीक है, और अगर वो शी के लिए कोई शब्द इस्तेमाल करेगा तो यू वो इस्तेमाल करेगा, क्योंकि सामने है ना उसके। स्पीच, डायरेक्ट स्पीच हो रही है। ए बात कर रहा है बी से, ही बात कर रहा है शी से, तो ही के लिए, ही अपने लिए क्या बोलेगा? आई, मी, माई, माइन। और जब उससे बात करेगा तो उसको क्या बोलेगा? यू आर। इस टाइप से बात करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? जब उसको सी सुनेगा और डी से जाके बोलेगा,
तो सी के अल्फाज में मैं नहीं बोलेगा वो, हाँ, क्योंकि वो ही की बात कर रहा है। और लड़की के लिए शी के लिए वो हर इस्तेमाल करेगा। समझ में आ गई बात आपको? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? बहुत आसानी से कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ मैं आपका। अब सपोज देखो, थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ता, सपोज करना पड़ता। देखो डायरेक्ट स्पीच के अंदर में दो पार्ट होते हैं। मैं थोड़ा ग्रामेटिकल आइटम्स भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं होना और बड़े बड़े ढकले नहीं रहते इसके अंदर। देखो, ही सेड टू हर, ये सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, तो इस सेंटेंस को कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग स्पीच। अब इससे भी थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ। रिपोर्टिंग स्पीच यानी बात का करने वाला, बात का सुनने वाला, बस। उससे कंफ्यूजन है रिपोर्टिंग क्या है और रिपोर्टेड क्या है। एक है बात का करने वाला, बात का सुनने वाला, इन्वर्ट कॉमास के बाहर, ये कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच, यानी बात का करने वाला, सुनने वाला। और जो बात हो रही है, बात, जो शब्द उसके ही से मुंह से निकल रहे हैं कि आई एम गोइंग टू योर अंकल्स हाउस, ये मिटाऊं? I am going to your uncle's house just now today, इन्वर्टेड कॉमास बंद। अब देखो, ये जो इसकी बोली हुई शब्द, बोली हुई बात है, बोले हुए शब्द है, ये कहलाते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आ गया आपको बात? डिफरेंस समझ में आ गया रिपोर्टिंग स्पीच का और रिपोर्टेड स्पीच का? ये बात क्लियर हो गई? अपने को इसको याद नहीं रखना है, सिर्फ दिमाग के अंदर समझ लेने का, इसकी अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आगे मिटा दूँ इसको? ठीक है, चलिए, अब ये बात क्लियर हो गई। अब हम इसको और आसानी से समझेंगे। ए ने बी से कहा, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे अंकल के घर अभी आज। ठीक है, मैंने हाँ, अच्छा, एक और बढ़ा देते हैं अपन इसके अंदर में, ताकि अपने को फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, इसको अपन चेंज करना है ना अपने को इनडायरेक्ट में, इसलिए मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ। अब सपोज ही की बात हो रही है उसकी कजिन सिस्टर से, कजिन से ही की बात हो रही है उसकी कजिन, ये कजिन सिस्टर है, कि मैं जा रहा हूँ, रास्ते में जाने का काम शुरू है उसका, कंटिन्यू, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे अंकल के घर अभी आज। यहाँ से अपने को अभी को, आज को, हियर को, सब कुछ चेंज करना है, इसलिए मैंने आया इन सेंटेंस को। ठीक है, अब ये कहलाएंगी रिपोर्टिंग स्पीच। इसको सुना सी ने, ए कर रहा था बी से बात, उसको सुना सी ने, और सी ने जाकर डी से बोला, तो वो क्या बोलेगा? मिसाल के तौर पर ये लड़की के वालिद से या लड़के के वालिद ने पूछा कि भाई ही ने सी से क्या बोला था, तो सी क्या बोलेगा कि अब ये सपोज ये मंडे को बात हुई और वो फ्राइडे को सी और डी से बात हो रही है, तो सी बोलेगा कि उसने उससे कहा था कि वो जा रहा था, 4 दिन के बाद होता है, वो जा रहा था उसके घर, उसके अंकल के घर, हर अंकल्स हाउस, उस वक्त, क्योंकि 5 दिन के बाद होती बात, 4 दिन के बाद हो रही, उस दिन वहां से, ऐसी बोलेगा ना, क्योंकि वो तो घर पे बात कर रहा है। यह है इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसको अपन इनडायरेक्ट के अंदर में ऐसे ही लिखेंगे कि, अब देखो एक और बात बता दूं आपको कि अगर सेड टू रहा तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच में टोल्ड हो जाता है। जैसा अगर हम हिंदी में बोलते हैं उसने कहा था और उसने बोला था, ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड्स है। तो इनडायरेक्ट स्पीच बोला था कि मीनिंग में निकलते हैं, उसने ऐसा ऐसा बोला था और ये कह रहा है उसी टाइम पर,
थोड़ा सा अपनी मदर टंग के थ्रू समझो इसको। अब यहाँ ध्यान में रखना आपने एक और गलती जो बोर्ड ऑफिस में हमें बोर्ड के पेपर में बच्चे करते हैं, बहुत करते हैं। वो क्या करते हैं मालूम है कि सेट टू लगा है ना, ये टू को यहाँ भी इस्तेमाल करते हो। एक बात दिमाग में बिठा लो, ये टू जो है रिपोर्टिंग स्पीच का, ये कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आता, किसी भी टाइप के सेंटेंस में नहीं आता, ना अफर्मेटिव में, ना निगेटिव में, ना वर्बल क्वेश्चन में, ना नॉन वर्बल क्वेश्चन के अंदर में टू आता ही नहीं। एक्चुअली ये टोल्ड इज इक्वल टू सेड टू, सिर्फ सेड का टोल्ड नहीं हुआ, सेड टू का टोल्ड हुआ। तो यहां पर टू नहीं लगेगा, तो क्या कहा, ही टोल्ड हर, बात आ गई समझ में ना। तो यहां कभी टोल्ड के साथ टू नहीं लगाना, आस्क्ड के साथ टू नहीं लगाना, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, ये बाद में आते मैं बता दूं समझा रिक्वेस्ट वगैरह की। खैर, ही टोल्ड हर दैट, अब वो के बोलता ना, के, उसने उससे कहा था कि, तो जो के है उसके लिए हिंदी अंग्रेजी में आता है दैट, सिर्फ असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। क्या कहा था उसने कि अब आई वो लड़के के लिए आ रहा है, तो वो बोलेगा ही। एम पास्ट प्रेजेंट क्या होगा, ही के साथ वाज, ही के साथ वाज हो जाएगा। ही वाज कंटिन्यूअस टेंस है तो उसको कंटिन्यूअस टेंस ही रखते, ही वाज गोइंग, ठीक है। टू किसके घर को जा रहा हो, हर अंकल्स हाउस, लड़की के घर को जा रहा है। हर अंकल्स, तो हर आएगा लड़की के लिए, हर अंकल्स हाउस। कब जा रहा है, जस्ट देन, जस्ट देन, कौन से दिन जा रहा है, दैट डे, दैट डे, ठीक है। कहाँ से जा रहा है, फ्रॉम देयर। क्लियर हो ना आपको, देखो कितनी जल्दी क्लियर हो गया। थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ता, सपोज करना पड़ता। किसी किताब के अंदर में सब बातें नहीं लिखी हुई है जो मैं आपको ABCD की एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, बहुत जल्दी कंसेप्ट क्लियर हो जाता। अब फर्क देखो, डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास यूज होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं होते। असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट में अगर सेड टू है, इनडायरेक्ट में वो टोल्ड से बदल जाता है। तीसरी बात, टू यहाँ पर लगा है, यहाँ टू नहीं लगता। चौथी बात, यहाँ दैट का एडिशन इजाफा करना पड़ता है। पांचवी बात, प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस करना पड़ता है, क्योंकि ये बात बाद में बोली जा रही है, प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस करना पड़ता। और छठी बात ये कि जो प्रोनाउंस जो है इसके अंदर में, ही, हिम, हिज, शी के लिए शी, हर, ये आएगा, वो चेंज करना पड़ता है। फिर नाउ का देन हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, जो अपने पहले दिन चार्ट लिखे इससे पहले, वो सारे चेंजेस होंगे। समझ में आ गया आपको इनडायरेक्ट स्पीच का कंसेप्ट। चलिए अब हाँ बोलो। ही टोल्ड दैट ही वॉज गोइंग टू हर अंकल्स हाउस जस्ट देन। हाँ, थोड़ा सा क्या आदमी वहाँ पर हल्का सा वो होता है, रुकता है। हाँ हाँ, तो वहाँ कम, ठीक है। अब ये हो गया असर्टिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। एक और असर्टिव की अपन एग्जांपल दूसरी करते हैं, इसके अंदर अपन ही से बात कराएंगे और ही सुनेगा, और ये निगेटिव सेंटेंस रहेगा। अफर्मेटिव असर्टिव रहेगा लेकिन निगेटिव सेंटेंस रहेगा, ये अफर्मेटिव है ना। चलिए अब देखिए, शी सेड टू हिम। अब ये दूसरे लोग हैं, हाँ, वो लोग नहीं जो ऊपर वाले हैं, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो मैं नाम लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ। शीतल सेड टू रवि। अब यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर में बात करने वाली लड़की है और बात सुनने वाला लड़का है, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या बोल रही है, आई डोंट, इसमें अपन फ्यूचर टेंस लेकर आते, आई विल नॉट गिव
my register to you because I have to learn from, यहाँ पर दिस लगा देते हैं अपन, आई विल नॉट गिव, दिस लगा देते हैं अपन सिर्फ चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए उसको, माई दिस रजिस्टर टू यू बिकॉज आई हैव टू लर्न फ्रॉम 8 to 9। ठीक है। शीतल ने कहा रवि से कि मैं तुमको अपना ये वाला रजिस्टर नहीं दूंगी क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ेगा इससे आज रात में। अब देखो इसमें चेंजेस कैसे होंगे। अब वही अपन, शीतल टोल्ड रवि, दैट नहीं लगेगा। ठीक है, सॉरी, कॉमा, इन्वर्ट कॉमा कॉमा नहीं लगेंगे, इसके अंदर में दैट लगेगा। जब अपन दैट लगाते हैं तो ये वाला कॉमा भी नहीं लगाते, याद रखना, इन्वर्ट कॉमा नहीं लगेंगे, दैट। अब आई किसके लिए आ रहा, शीतल के लिए, तो वहाँ पर शी हो जाएगा। ठीक है, क्या बोली उसने, अब विल का पास्ट टेंस करने क्या होगा, वुड। अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान में रखना, शेल भी आएगा तो वुड करना और विल भी आएगा तो वुड करना, क्योंकि शूट के मायने चाहिए होता है। ऐसा समझ लो कि विल और शेल दोनों का पास्ट टेंस वुड है। ठीक है, बच्चे गलती करते हैं, उसको शुड लगाते हैं, दैट शी वुड नॉट गिव। अब यहाँ बच्चे गलती करते हैं बोर्ड में, गिव का गेव कर देते हो, अरे पास्ट टेंस करना है, तो अपन ने हेल्पिंग वर्ब का पास्ट टेंस करे। मैंने कल भी समझाया था आपको जब टेंसेस पढ़ा रहा था कि हेल्पिंग वर्ब का जब अपन पास कर देते हैं तो मेन वर्ब का V1 आता है। दैट शी वुड नॉट गिव, अब किसकी कॉपी, किसका रजिस्टर है वो, लड़की का है, तो उसके लिए हर, दिस का दैट। ठीक है, रजिस्टर टू हिम, लड़के के लिए आया ना वो, यू टू हिम, बिकॉज क्या है फिर उसके बाद है, बिकॉज शी हैड, हैव का, हाँ अब देखो हैज टू का और हैव टू का पास्ट क्या होगा, हैड, तो वहाँ पर हो जाएगा शी हैड टू लर्न, क्या है फिर उसके बाद, फ्रॉम 8 to 9 का क्या होगा बोलो, टुडे का दैट डे होता तो टू नाइट का दैट नाइट, खत्म, दैट नाइट। वो अपन ने उसके अंदर में लिखना भूल गए थे, लेकिन टुडे और टू नाइट। ठीक है, फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना, इसके आखिरी में फुल स्टॉप लगा देना, पंक्चुएशन 90% के ऊपर भी चेक होगा। तो ये आपको फ़र्क समझ में आ गया। ये है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंदर में दैट लगता है, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो। चेंजेस क्यों होते हैं वो भी मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया ए और बी, ABCD की एग्जांपल देकर। ठीक है, अब एक और एग्जांपल अपन इसी की करते हैं। इसके अंदर में अपन क्या करेंगे, ए जोड़ रहा बी से, अब ए की बात अपन डी से कराएंगे, यानी ए ही बात करेगा। यहाँ क्या करा, मैंने क्या समझाया आपको, ए एक बात कर रहा बी से, तो उसको सी सुन रहा और डी से बोल रहा। अब अपन एक चेंज करेंगे, चेंज ये करेंगे कि यहाँ पर अपन ही की जगह क्या करते हैं, आई लगा देते, आई लगा देते। ठीक है, आई सेड टू हर। तो अब क्या होगा इसके अंदर में, चेंजेस क्या होंगे, यहाँ पर आपका आई आ जाएगा। ठीक है, आई आ गया, चेंज कर दिया अपन ने, सेड टू का टोल्ड ही रहेगा और उसके बाद दैट का दैट ही रहेगा। अब ये जो आई आ रहा है, बात करने वाला भी आई है और यहाँ भी आई है, तो ये ही का क्या होगा बोलो, जल्दी बोलो, आई हो जाएगा। ठीक है, आई वॉज गोइंग टू हर अंकल्स हाउस जस्ट देन दैट डे बिफोर देयर वो सब ऐसा का वैसे रहेगा। क्लियर होगी बात आपको? हाँ, ले लो फोटो। ठीक है, अब देखो दूसरा सेंटेंस, शीतल सेड टू रवि,
अब हम यहाँ रवि की जगह मी कर देते हैं। अब बी बन जा रहा है अपन, शीतल सेड टू मी, ठीक है। शीतल ने मुझसे कहा, अब देखो ए है शीतल और बी मैं खुद हूं। अब क्या चेंजेस होंगे? शीतल ने मुझसे कहा, आई विल नॉट गिव माई दिस रजिस्टर टू यू बिकॉज आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट टू नाइट। अब बात का सुनने वाला मैं हूं, ठीक है, और मैं ही इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बात भी करूंगा। तो वो क्या होगा? शीतल टोल्ड, रवि की क्या आ जाएगा? मी, दैट शी वुड नॉट गिव हर दैट रजिस्टर टू मी, यूनी। मैं मेरे लिए आ रहा नहीं, मेरे से बात कर रही ना हो, मी, बिकॉज शी हैव टू लर्न फ्रॉम, ये पूरा वैसे ही रहेगा। है कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का? हाँ, और ये इस तरह से चेंजेस क्यों होते हैं वो भी मैंने आपको क्लियर करा दिया, ठीक है। इतने आसान तरीके से आप यकीन जानो, आप चाहे यूट्यूब देख डालो, चाहे किसी कॉलेज में पूछो, कोई बच्चे से पढ़ने वाले, इतने आसानी से कंसेप्ट कोई क्लियर नहीं करता जितना आसानी से। मेरा अपना एक्सपीरियंस है 42 ईयर्स का पढ़ाने का, तो ये सब आसानी से मैं पूरा टॉपिक इसी तरीके से समझाता हूँ। मैंने बहुत इनोवेटिव मेथड, जैसे कल बताया था मैंने आपको, ईट लगा दो करके नाउन की जगह पर, ये भी कोई किताब के अंदर में नहीं लिखा हुआ है नाउन क्लास के अंदर में, वो मैंने अपने तौर पे मेरे इनोवेटिव मेथड्स है वो, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ये अपन ने करे असर्टिव सेंटेंस। अब अपन करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। इतना समझ में आ गया ना आपको? अब हम करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जहां आपको दिख गई वहां क्या चेंजेस होंगे देखो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अपन पहले करते हैं हाउ वाला एक, कि हाउ फुलिश यू आर। कौन किससे बोल रहा है? आई सेड टू हर हाउ फुलिश यू आर। अब ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगी हुई है। अब अपने एग्जाम्पल पर आ जाओ कि ए ने अगर बी से ये बोला था तो यकीनन उसके जो शब्द है उसमें इमोशनल फीलिंग थी, उसके अंदर में इमोशनल फीलिंग है ना, उसके अंदर इमोशनल फीलिंग, जब भी तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है। लेकिन 5 दिन के बाद में जब सी आदमी डी से बोलेगा, या और कोई भी मैं ही बोलूँगा, अपने यहाँ पे ही कर लेते हैं, यहाँ ही सपोज कर लेते हैं, ही सेड टू हर हाउ फुलिश यू आर। तो ही ने जब बोला तो ही के जो शब्द है उसके अंदर में इमोशनल फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, फीलिंग्स है ना। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में जब 5-6 दिन के बाद में जब इसी सेंटेंस को कोई बोलेगा तो उसके लहजे में, उसके टोन में, उसकी बात में वो फीलिंग्स नहीं रहेगी क्या? इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच में ये साइन नहीं आएगी। हो गई बात क्लियर? दूसरी बात, जैसा दैट अपन ने उसमें लगाए थे वैसे दैट इसमें भी लगेगा। तीसरी बात, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस क्यों बनेगा? इसलिए कि बोलने वाला जो है वो फीलिंग के साथ में नहीं बोल रहा, वो फीलिंग्स उसके अंदर में नहीं है, वो अपने असर्शन करेगा, असर्टिव अंदाज में बोलेगा। समझ में आ रहा ना? असर्टिव अंदाज में बोलेगा, अरे उसने ऐसा था बोला था, वाले ये बोलेगा हाँ उसके अंदर में जज्बात बहुत थे यार, उसने जज्बाती अंदाज में बोला था। क्या बोले? उसने जज्बाती अंदाज में बोला था, भावनात्मक अंदाज में बोला था। तो जब वो जज्बात में आर के बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, ये टोल्ड की जगह हम एक्सक्लेम्ड कर देंगे, एक्सक्लेम्ड कर देंगे। समझ में आया आपको? टोल्ड की जगह क्या कर देंगे? एक्सक्लेम। क्योंकि भाई ये साइन जो है, ये साइन अपन निकाल रहे हैं। जब साइन निकाल रहे हैं और ये भी बोलना है कि भाई उसने अपने जज्बाती अंदाज में बोला था, भावनात्मक अंदाज में बोला था, तो वो हमको फिर उसको
एक्सप्रेस करने के लिए हमको सेड टू का क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लेम। फिर दैट भी आएगा, दैट आने के बाद में क्या होगा कि ही एक्सक्लेम्ड दैट। अब उसने क्या बोला, उसको क्या बोला उसने, यानी तुम बहुत बेवकूफ़ हो। उसका असर्टिव क्या बनेगा कि वो बहुत बेवकूफ़ थी। भाई पास्ट टेंस में करेंगे ना अपन इसको, तो दैट शी वाज। अब आपको यहाँ पर अपने तरफ से वेरी लगाना है, क्योंकि ये आपका अंदाज है, सी का अंदाज है डी से बोलने का, वो अपने अंदाज में बोलेगा। अब जब सुन हाउ फुलिश यू आर, इसका मतलब है कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो, ये उसका मतलब वो है। तो उस मतलब को वो सी जो अपने अंदाज में बोलेगा वो है डी। समझ में आया ना, वो है डी। ही एक्सक्लेम दैट शी वॉज वेरी फुलिश। इसका आपको असर्टिव बनाते आना चाहिए। ये सिर्फ इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आता, ये वैसे भी आता है। ये क्वेश्चन आ जाएगा हाउ फुलिश यू आर, नीचे 4 जवाब दिए रहेंगे, शी वॉज वेरी फुलिश, शी वॉज फुलिश, शी इज़ फुलिश, इस टाइप से दे देगा। तो आपको वेरी जिसके अंदर में लगा हुआ है वो वाला सेंटेंस, और टेंस पास्ट टेंस वो जो अगर ये टेंस अगर यहाँ पर देखो इनडायरेक्ट स्पीच में तो हो जा रहा वास, लेकिन अगर स्पीच के अलावा आएगा तो फिर वही टेंस रहेगा। क्लियर हो गया बात? हाँ, वही टेंस रहेगा। ये देखो इनडायरेक्ट स्पीच में शी वाज हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ऐसे भी इतना सेंटेंस आया है, इन्वर्ट कॉमा नहीं लगे हुए, हाउ फुलिश यू आर, इन्वर्ट कॉमा नहीं लगे है, हाउ फुलिश यू आर, और ब्रैकेट में लिखा है मेक इट असर्टिव, तो आपको बोलेंगे शी इज वेरी फुलिश। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस नहीं है वो, नहीं शी इज वेरी फुलिश, वेरी लगाना पड़ेगा आपको, वेरी आपको अपने तरफ से लगाना ही है, क्योंकि उसका मतलब उसके बाद ही निकलेगा पूरा। मैंने आपको कहा ना कि मीनिंग जब आप ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्शन करते हैं ना, तो उसकी मीनिंग नहीं बदलते अपन, फुल मीनिंग निकलना चाहिए उसकी। तो उसका मतलब ये हाउ फुलिश यू आर का कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो, तो बहुत के लिए वेरी आता है, बहुत के लिए वेरी आता है। किसी किसी के अंदर में एक्सट्रीमली भी लगता है, और भी कुछ एक आध वर्ड दूसरे भी लग सकता है, तो सेंटेंस पे डिपेंड करता हो। लेकिन अभी फिलहाल अपन इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं, तो याद रखो यू आर का शी वाज हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर में। क्लियर हो गई ना बात? अभी इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा रहा हूँ मैं, वो बात रवानी में आगे तो समझा दिया, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर पास्ट टेंस होगा। अगर इनडायरेक्ट स्पीच का नहीं है, वैसा ही आएगा असर्टिव को कन्वर्ट, तो फिर वो सेम टेंस रखना पड़ेगा। चलिए ये बात क्लियर होगी आपको। अब अपन एक WH का क्वेश्चन करेंगे, हेल्पिंग वर्ब अपना इसका हाउ का है। अब अपन लेंगे शी सेड टू हिम। अब देखो बात करने वाली लड़की है, बात का सुनने वाला हिम है। अभी अपन एक्सक्लेमेशन के सेंटेंस कर रहे हैं। What a beautiful garden you have in your farmhouse. इन्वर्ट कॉमास क्लोज्ड, इन्वर्ट कॉमास क्लोज्ड। अब देखो वो कह रही है कि क्या ही खूबसूरत गार्डन है आपके फार्म हाउस में। अब इसको अपने को असर्टिव बनाना है, असर्टिव बनाना है। तो असर्टिव में याद रखो कि अगर हाउ और व्हाट जो है वो नहीं आते हैं, हाँ वो तो उसका एक आप बोला हुआ सेंटेंस है, अपने को तो सी के बोलना, अपने अंदाजे बोलना है। तो ये सेड टू का क्या हो जाएगा, बोलो। She exclaimed that, she exclaimed that, that इसमें लगेगा। हाँ, what a beautiful garden। अब ये भी वेरी लगेगा इसके अंदर में भी कि you, that, you। अब have का पास्ट टेंस हो जाएगा had,
यू हैड ए, अब आपको वेरी लगाना है, यू हैड ए वेरी ब्यूटीफुल गार्डन इन, सॉरी मैंने यू लगा दिया यहाँ पर, ही से बात हो रही ना, दैट ही हैड ए वेरी ब्यूटीफुल गार्डन इन हिज फार्म हाउस, और इनवर्ट कॉमा नहीं लगेंगे, यू नहीं लगेगा उसके अंदर में, ही लगेगा, ही हैड ए वेरी ब्यूटीफुल गार्डन इन हिज फार्म हाउस। ये है एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस। असर्टिव में जो अपन ने बनाए थे और इसमें क्या क्या फ़र्क है समझ लो आप। एक मेन फ़र्क जो है असर्टिव और इसका, टोल्ड और एक्सक्लेम का है, मेन फ़र्क। टू इसमें भी नहीं लगाया अपन ने, टू इसमें भी नहीं लगाए, ठीक है। और आपको ये वर्ड ऐड करना है, वेरी या एक्सट्रीम लिए जो भी आएगा, और इसके अलावा आपको पास्ट टेंस करना है, वो तो पहले भी किया अपन ने। फ़र्क, मेन फ़र्क जो है वो टोल्ड का एक्सक्लेम्ड हो जाएगा अगर उसमें एक्सक्लेमेशन साइन है। एक और बात है इसके अंदर में, वो डायरेक्ट असर्टिव में भी है, इसमें भी है, उसको आखिरी में समझाऊँ, भूल जाऊँगा नहीं, फिर मैं आखिरी में भी समझा देता हूँ। देखो जैसे तीसरा सेंटेंस करते हैं अपन, उसको मैं उसमें समझाता हूँ, मैं मिटाओ इसको ना। तीसरा सेंटेंस अपन करते हैं कि कभी कभार क्या होता है, उनकी जो इमोशनल फीलिंग है उसको भी आपको एक्सक्लेम में तो आ गया वो, लेकिन फिर भी और अगर उसकी फीलिंग्स है तो वो आपको बताना पड़ता है। वो कैसे रहेंगी, जैसे दे सेड टू अस, बात करने वाले वो है, सुनने वाले हम हैं। क्या बोले उन्होंने, हिप हिप हुर्रे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हिप हिप हुर्रे, बात खत्म नहीं हुई उनकी अभी। वी हैव वन द मैच। अब मेरे को बताओ इसका आप कैसे बनाएंगे ताकि कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर में। हिपी पूरे नहीं आएगा, लेकिन उसकी जगह आपको कोई वर्ड डालना पड़ेगा ना। हाँ बोलो, हाँ शाउटेड एक आएगा और एक्सक्लेम्ड भी आएगा। फिर अगर आपने शाउटेड नहीं भी लाया, एक्सक्लेम लाया, लेकिन हिपी पूरे के लिए फिर दो वर्ड लाओ कोई दूसरा नहीं। उनकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको लाओ ना, उसके लिए कोई वर्ड, पूरे मीनिंग निकलना चाहिए। दे एक्सक्लेम्ड, अब आप यहाँ जॉयफुली लाओ, हैप्पीली लाओ, एंथुसियास्टिक लाओ। जोश था ना उनके अंदर में, खुशी थी। हाँ, अगर आपको आसान वर्ड अगर कोई नहीं आता, आपने जॉयफुली भी लगा दी अपने तरफ से, तो उसके मीनिंग निकल जाएंगे। वो भी लिख सकते। अब इसके बाद दैट आएगा, इसके पहले दैट नहीं आएगा, ये आएगा, यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना उसके अंदर लाना पड़ेगा आपको ये एडवर्ब। यहां पर एक्सक्लेम्ड एंड शाउटेड भी ला सकते हैं आप, ठीक है। जॉयफुली, दैट। अब देखो हिपी फुर्रे आ गया इसके अंदर में, आ गया। अब ये वी किसके लिए आया, दे के लिए आ रहा, क्योंकि मैच तो वो देख रहे ना, बोलने वाले कौन है, दे। अब बोल रहे हैं हमसे, तो कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ आ से और वी है। एक सपोज करो, एक आपकी ओलंपियाड की टीम है, एक ओलंपियाड की टीम है और एक एसएफएस कॉलेज की टीम है। तो एसएफएस कॉलेज के बच्चे आपसे बोल रहे हैं, ओलंपियाड वालों से बोल रहे हैं,
क्या बोल रहे हो, हिप हिप हुर्रे वी हैव वन द मैच। तो वी किसके लिए आया, एसएमएस वाले बच्चों के लिए आया, ओलंपियाड के बच्चों के लिए नहीं आ रहा। यानी ये दे जो बोल रहे हैं वो अपने आप को वी बोल रहे हैं, तो वी का क्या हो जाएगा यहाँ, दे एक्सक्लेम दैट दे हैव का हैड, दे हैड वन विन्नी। विन कैसा आएगा भाई, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में V3 ही आता है हैज वर्ड के साथ। ये 1 V2 नहीं है, ये 1 V3 है। दे हैड वन द मैच। ठीक है। एक और बात, इनडायरेक्ट स्पीच में और क्या होता है, देखो चौथा आ जाएगा इसके अंदर में, स्टूडेंट, इसमें चलो, आई सेड टू माई क्लास टीचर, आई सेड टू माई क्लास टीचर, सर, अगर लेडी है तो मैडम आएगा, सर, सर आई डिड नॉट complete my homework yesterday। अब इसका इनडायरेक्ट बनाओ, टीचर्स भी इसका इनडायरेक्ट बनाने में गलतियां करते हैं। आप बताओ मेरे को इनडायरेक्ट इसका, आई सेड टू माई क्लास टीचर, सर आई डिड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क यस्टरडे। इसका भी एक नया कानून आपके सामने आएगा, लेकिन आप पहले खुद कोशिश करके बताओ मेरे को, जमता कि आपसे बनाना। टोल्ड, हाँ बराबर, हाँ नहीं पूरा लाओ, आई टोल्ड माई क्लास टीचर, टू हिम नहीं लाओ, हाँ माई क्लास टीचर लाओ। वो देखो रिपोर्टिंग स्पीच में अपने को चेंज नहीं करना है, वो ही शी आई का ये हो जाता, शी का वो हो जाता, ही का हो जाता, वो सब रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज नहीं करना है। क्लास टीचर ही रहेगा। हाँ फिर से बोलो, ट्राई करो आप, हाँ बोलो, आई, हाँ डैट, हाँ बोलो, सर लगाना पड़ेगा, हाँ सर लगाना पड़ेगा, हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, वही तो मैं चेंज कराना। देखो आप इनडायरेक्ट स्पीच में जब बात कर रहे हैं तो आपके सामने सर नहीं है, मैडम नहीं है, सर नहीं है। आप इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत दिनों के बाद में वो सेंटेंस को दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं आप। आपने क्या बोले थे अपने टीचर से, आप सपोज करो, थोड़ा विजुअलाइज करो कि अगर मैं ये सेंटेंस को 4-5 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद अपने फादर को बोलूँगा, अपनी मदर को बोलूँगा, तो कैसे बोलूँगा? हाँ आई डिड नॉट, हाँ बोलो बोलो, कंप्लीटेड, डिड नॉट कंप्लीटेड, हाँ वेरी गुड, हाँ द प्रीवियस डे। अब देखो आपने 2 गलतियाँ करी इसके अंदर में, समझ, हाँ बोलो, आप बोलो, हाँ हाँ वो तो बता रहा था, तो नहीं मालूम है आपको इसलिए तो इन्होंने गलती करी ना। अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, होंगे गलती करके आदमी सीखता है। देखो याद रखो, गलतियाँ करना ज़रूरी है, गलतियाँ करने को और गलत जवाब देने को शर्माना नहीं, डरना नहीं, झिझकना नहीं, बिल्कुल बिंदास बोलना। गलतियाँ करना ही आदमी को, गलतियाँ करना और गलतियाँ करके दुरुस्त करना, इसी को आदमी को एक्सपीरियंस आदमी बोलते हैं, ये आदमी को एक्सपीरियंस बनाता है। वो एक मशहूर कहावत है कि इफ़ ए मैन कॉमिटेड ए मिस्टेक, इफ़ ए मैन हैज़ कॉमिटेड ए मिस्टेक एंड इफ़ ही डज नॉट करेक्ट इट, तो ही इज़ कॉमिटिंग अनदर फैटल मिस्टेक। कि मिस्टेक तो होंगी, बशर इंसान है, गलतियाँ तो होंगी, लेकिन गलतियों को दुरुस्त करना ज़रूरी है।
अगर हम गलतियों को दुरुस्त नहीं करेंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। और एक्सपीरियंस्ड आदमी किसको बोलता है? जो बार बार गलती करके अपनी दुरुस्ती करता है, वो एक्सपीरियंस्ड आदमी कहलाता है। अब आपने 2 गलतियां करे, इसमें शर्माने का नहीं है, झिझकने का नहीं है। अच्छा हुआ आपने गलती करे, ताकि अब आपकी इस्लाह हो जा रही है। एक गलती आपने क्या करे, सर बोले। अगर सर बोल रहे हैं तो आप इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर में आपके सामने सर नहीं है तो आप सर नहीं बोल सकते, लेकिन सर के लिए आपको कोई दूसरा शब्द लाना पड़ेगा। वो शब्द कौन सा है मैं वो पूछूंगा आपसे। दूसरी एक बात आपको मालूम नहीं थी, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब डायरेक्ट स्पीच में, गौर से सुनो, जब डायरेक्ट स्पीच में पास्ट सिंपल टेंस रहा तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। फिर से आई रिपीट, अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट सिंपल टेंस का यूज है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब डिड नॉट नहीं रहेगा, उसकी जगह हैड नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। यहाँ डिड के साथ कौन सा फॉर्म आया जी? पहला। लेकिन जब आप हैज़ हैव हैड का इस्तेमाल करते हैं तो मैंने क्या बताया था आपको, हैज़ हैव हैड के साथ कौन सा आता? V3। तो वहाँ पर 2 चेंजेस होंगे जो आपको अभी इससे पहले मालूम नहीं थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे टीचर्स गलत पढ़ाते हैं इसको, वो वैसे के वैसे ही रखते पास्ट सिंपल ही। पास्ट सिंपल नहीं आता इनडायरेक्ट स्पीच में, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता। उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया कि आप ये बहुत दिनों के बाद बात कर रहे हैं, उस वक्त तक तो काम कंप्लीट होने के बाद बात हो रही ना ये बात, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट आएगा। ठीक है। दूसरी बात, अब सर और मैडम, देखो 4-5 वर्ड बताता मैं आपको। अगर डायरेक्ट के अंदर में सर आया, मैडम आया, योर ऑनर आया, श्रीमती आया, श्रीमान आया, डायरेक्ट स्पीच है, वो कोई बोल सकता है, कोई वर्ड बोल। ये कैसे वर्ड है? कैसे वर्ड है ये? रिस्पेक्ट देने वाले वर्ड है। कैसे वर्ड है ये? रिस्पेक्ट देने वाले वर्ड है। तो अब फिर इसके अंदर कौन सा एडवर्ब लगेगा वो तो, जैसा अपन यहाँ जॉयफुली लगाए तो रिस्पेक्टफुली लगेगा। अगर आपने रिपोर्टिंग स्पीच में रिस्पेक्टफुली लगा दिए तो सर और मैडम बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको नई बातें मालूम हुई नहीं? देखो, इसलिए आप अच्छा हो आप आए कर। तो अब इसका इनडायरेक्ट बनेगा आई टोल्ड। अब देखो सर है, अच्छा पहले वो क्लास टीचर ही है। आई टोल्ड माई क्लास टीचर। अब क्योंकि ये असर्टिव है इसलिए दैट। अब मैंने कंप्लीट नहीं करा हूँ तो हाँ, अब इसके अंदर में पहले आपको सर के लिए वर्ड लाने का है रिस्पेक्टफुली। आई टोल्ड माई क्लास टीचर रिस्पेक्टफुली दैट आई हैड नॉट कंप्लीटेड। अब बच्चे क्या करते हैं? डिड नॉट कंप्लीट ही लिखते हैं इसके अंदर में, तो डिड नॉट कंप्लीट नहीं आएगा, हैड नॉट कंप्लीटेड आएगा। किसका होमवर्क है? मेरा ही होमवर्क है, तो माई चाहेगा माई होमवर्क। और क्या है फिर उसके यस्टरडे का द प्रीवियस डे, या द डे बिफोर भी आ सकता है, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। ये हुआ बेटा इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें आपको एक नई बात क्या पता चली? 2 नई बातें पता चली कि सर मैडम योर ऑनर वगैरह टाइप से वर्ड है तो आपको रिस्पेक्टफुल लाना है। एक नई बात ये पता चली। दूसरी बात ये पता चली आपको कि पास्ट सिंपल का इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट होता है। ठीक है, ये 2 बातें पता चली ना। चलिए ये हो गया। हाँ ले लो, आप फोटो ले लो इसकी, डायरेक्ट की भी लो इनडायरेक्ट की लो, दोनों की लो ऐसे मिला के। ठीक है, चलिए अब ये हो गए अपने 2, कौन कौन से हुए? असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी। अब इसी में दैट लगता है। इसके अलावा अब अपन आगे जितने सेंटेंस करेंगे किसी में दैट नहीं लगेगा। क्या लगेगा मैं बताता हूँ आपको। मिटा दूँ इसको? चलिए अब हम करेंगे वर्बल क्वेश्चन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखो आप लोग जो सामने बैठकर समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छा आपको समझ में आ रहा है।
ऑनलाइन में इतना अच्छे से समझ में नहीं आता, आप ध्यान बटे हुए रहते हैं। अभी आप पूरा कंप्लीट कंसंट्रेशन, आपका पूरा मुकम्मल कंसंट्रेशन फोकस अब बराबर है ना, तो बहुत ज़रूरी है अटेंड करना। ऑनलाइन अगर बेतवज्जी के साथ में अगर आदमी सुनेगा, कम तवज्जो के साथ सुनेगा, तो उसके दिमाग के अंदर में, दिल के अंदर बात बैठती नहीं है हमेशा के लिए। ठीक है, फिर आप अपन करेंगे कौन सा सेंटेंस, वर्बल क्वेश्चन का। वर्बल क्वेश्चन यानी हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन, इसमें WH नहीं आएगा। तो इसके अंदर में रूल्स बता दूं आपको कि दैट नहीं लगता, दैट की जगह पर इफ़ या वेदर लगता है। वेदर की स्पेलिंग में बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, वेदर नहीं लगाना, इफ़ लगाना। ठीक है, वेदर के एक मायने मौसम के होते हैं, उसका अलग स्पेलिंग है, इसकी स्पेलिंग अलग है, तो एक वो करने का है, बाकी सारे वो वही है। और सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा। जब भी आप डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क देखो तो आप सेड टू का आस्क कर दो। ठीक है, अगर टोल्ड भी रहेगा तो आस्क टू कर देना। चलिए, ही सेड टू हर मैडम may I go out for 5 minutes? बस इतने, चलो इतने रखते हैं अपन, अपने को क्या समझने का है। He said to her, मैडम may I go out for 5 minutes? क्या मैडम मैं बाहर 5 मिनट के लिए बाहर जा सकता हूँ? तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर में इसी सेंटेंस को जब बोलेंगे तो मैडम सामने नहीं रहेगी, इसलिए जो अपने सर के लिए रिस्पेक्टफुली लाए थे वही वर्ड यहाँ भी मैडम के लिए रिस्पेक्टफुली आएगा। वो क्या आएगा, ही अब आस्क्ड हो जाएगा, और इसके साथ भी टू नहीं लगता, टू किसी के साथ लगता ही नहीं है, समझना। ही आस्क्ड हर रिस्पेक्टफुली, ये रिस्पेक्टफुली को रिपोर्टिंग स्पीच में ही लगाने का है, हाँ, अंदर नहीं लगाने का, इनवर्ट कॉमर्स के अंदर में। ही आस्क्ड हर रिस्पेक्टफुली, क्या अब यहाँ पर इफ आएगा, इफ आएगा, वेदर नहीं लगाना, स्पेलिंग की गलती हो सकती है। इफ मे आई गो आउट, अब आपको इसका भी असर्टिव बनाना है, इसका भी असर्टिव बनाना है। क्यों मालूम आपको कि इनडायरेक्ट स्पीच में सी जब यानी बहुत दिनों के बाद बात करेगा ना आदमी, हो बहुत दिनों के बाद बात करेगा, तो अब उसका अंदाज सवालिया नहीं रहेगा, वो प्रश्न के अंदाज में नहीं बात करेगा। वो ऐसा हुआ, मैंने अपने मैडम से जाने की इजाज़त मांगा था, 5 मिनट के मैंने अपने मैडम से बाहर जाने की इजाज़त मांगी, इसमें कहाँ क्वेश्चन है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत दिनों के बाद में वो क्वेश्चन नहीं करेगा और डी से बोल रहा हो, तो वो क्या बोलेगा कि इफ़, बात करने वाला कौन है, ही, तो आई की जगह क्या हो जाएगा, इफ़ ही। ठीक है, अब मे का पास क्या होता है बोलो, माइट। इफ ही माइट गो आउट फॉर 5 मिनट्स, ये हो गया इनडायरेक्ट वर्बल क्वेश्चन। समझ में आया आपको। ही आस्क्ड हर रिस्पेक्टफुली इफ ही माइट गो। अब देखो एक और बात समझ लो आप, बहुत काम की बात बता रहा मैं, क्योंकि बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इसमें। क्या गलती करते हैं मैं समझाता आपको। वो बोलते हैं ही आस्क्ड हर रिस्पेक्टफुली इफ, अब क्या करते हो, मैं पहले है और आई बाद में है, तो वो क्या करते हैं, माइट को पहले लाते और ही को बाद में लाते, वो इसको देख के लगाते, सामने क्वेश्चन लगाता। ऐसे नहीं करने का, ये मैं पहले आया आई बाद में आया, वजह उसकी ये है कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और हमको बनाना है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, तो हम क्या करेंगे, असर्टिव के लिए पहले सब्जेक्ट लाएंगे, बाद में हम हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे, तभी तो असर्टिव बनेगा ना। अगर आपने मे की जगह माइट लिख दिया और फिर आई की जगह ही लिखे तो वो तो क्वेश्चन बन गया, तो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते अपन इनडायरेक्ट स्पीच में। तो जितने भी इनडायरेक्ट के डायरेक्ट के इनडायरेक्ट सेंटेंस बनते हैं सब में फुल स्टॉप लगता, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो
चाहे वर्बल क्वेश्चन हो चाहे WH क्वेश्चन हो, ये बात याद रखने की है कि सबके आखिरी में फुल स्टॉप लगेगा, बिकॉज सबके आखिरी में जितने हैं सबके सब असर्टिव सेंटेंसेस है। इनडायरेक्ट स्पीच में सारे असर्टिव हो जाते हैं, ठीक है। हाँ बोलो, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा ना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, जब भी तो आपको आज लगेगा। क्वेश्चन मार्क देखना ही है आपको। यहाँ ना, मे आई गो आउट फॉर 5 मिनट्स, मैडम पहले या आखिरी में भी मैडम आ सकता ही है, ऐसे भी हो सकता है। देखो, मे आई गो आउट 5 मिनट्स फॉर 5 मिनट्स मैडम, तो भी रिस्पेक्टफुली लगाने का अपने को। मैडम आखिरी में आए, शुरू में आए, कहीं भी आए वर्ड, वो आपको रिस्पेक्टफुली लगाना ही है, वरना नंबर कटेंगे। चलिए और एक आध एग्जाम्पल इसी करें। आई के साथ कर देते, आई सेड टू हिम, ठीक है। अच्छा, इसमें डू वाला करते हैं, वो डू वाले को आपको समझाना है बस। आई सेड टू हिम, डू you know my uncle's house who resides in मुंबई? क्वेश्चन मार्क। आई सेड टू हिम, डू यू नो माई अंकल्स हाउस हु रिसाइड्स इन मुंबई? कि क्या तुम जानते हो मेरे अंकल का घर जो बम्बई में रहते हैं? अब देखो, कई वर्षों के बाद में, कई महीनों के बाद में उसके अंकल बम्बई से भी नागपुर वापस आ गए, समझ आ रहा ना। अब उसके बाद में ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच का मैं किसी और से बोलूँगा तो कैसे बोलूँगा? सेड टू का क्या हो जाएगा, बोलो? आस्क्ड। अच्छा, आप ही बताओ। हाँ, आई आस्क्ड हिम इफ, ठीक है, इफ। अब डू का क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच में? डू का, डस का क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच में? बोलो, क्या बोलो, जोर से बोलो। नहीं, प्रेजेंट टेंस का है ये डू यू नो, तो अपने को क्या करना पड़ता है, उसको पास्ट टेंस करना पड़ता है। और डू पहले इसलिए आया कि यहाँ पर सवाल है, अब यहाँ हाँ असर्टिव बनाना है अपने को, तो क्या करेंगे, क्या चेंजेस आएंगे उसमें? पास्ट टेंस करना है हमको। ये जो आपको सोचने का मौका मिल रहा है, पूरा कंसंट्रेशन इधर है, ऑनलाइन में नहीं होता। जो बच्चे आज, जैसे ये नहीं आया बच्चा, क्या नाम है, जैन, क्या नाम था उसका, ये उतने अच्छे से नहीं समझेगा घर पर जितना अच्छे से यहाँ बैठ के समझ सकता था। बोलो, आई आस्क्ड हिम इफ, हाँ, ही के लिए, यू के लिए इफ ही। अब यहाँ पर उसूल आ गया एक नया कि डायरेक्ट में अगर डू डज वगैरह रहा तो इनडायरेक्ट में वो निकल जाता, इनडायरेक्ट में नहीं लिखते उसको, क्योंकि वो तो क्वेश्चन के लिए लिखे ना। इंट्रागेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में ही डू डज आता, बाकी में कहाँ आता है? असर्टिव सेंटेंस में कहाँ आता है डू डज? क्वेश्चन बना रहे जब भी तो आप डू डज ला इस्तेमाल कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस में ला रहे हैं। भाई अगर मैं बोलूँगा आई नो, मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता, तो आई डू नॉट नो बोलेंगे, आई नॉट नो थोड़ी बोलेंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस में लाए। अगर मैंने डू यू नो, तो फिर आप इंटरगेटिव में डू लाए आपने, तो उसका जवाब मिलेगा यस आई नो, तो डू निकल गया। असर्टिव के संदर्भ में डू डज नहीं रहता। और पास्ट टेंस करना है तो नो का पास्ट टेंस क्या है? न्यू। तो ये हो जाएगा इफ ही न्यू, बात करने वाला कौन है? मैं।
तो माई का माई रहेगा माई अंकल्स हाउस। अब अंकल आ गए बम्बई से वापस नागपुर, पास्ट टाइम में बात हो रही। इफ ही न्यू माई अंकल्स हाउस, हु बोलो, हु नहीं, रिसाइड्स है यहाँ पर, यही वर्ड रखना पड़ेगा आपको। हु नहीं, गलत, रिसाइडेड से थर्ड फॉर्म नहीं आएगा ये, अपन पास्ट टेंस कर रहे हैं, पास्ट टेंस कर रहे हैं उसको। हु रिसाइडेड इन मुंबई, आपको वो करना पड़ता ना उसमें, हु रिसाइडेड इन मुंबई और फुल स्टॉप। समझ में आया ना? आई आज हिम इफ ही न्यू माई अंकल्स हाउस हु रिसाइडेड इन मुंबई। तो एक नई बात क्या आपको मालूम है इसमें, कि अगर डू डज वगैरह रहा तो ये क्वेश्चन के लिए रहता है, इंट्रोगेशन होता है उसमें। लेकिन हमको तो यहाँ असर्शन बताना है, असर्टिव सेंटेंस बोलना है, तो हमको डू डज इनडायरेक्ट स्पीच में निकाल देना पड़ता है जब वर्बल क्वेश्चन या नॉन वर्बल क्वेश्चन रहा, तब डू डज नहीं आएंगे। ठीक है, हाँ, उसके भी मैं कराऊंगा बाद में कि डू का डिड कब होता है करके, डू डज डिड का। लेकिन इसके अंदर में ये टाइप के से जो सेंटेंस है इसमें डू डज निकल जाएगा। ले लो फोटो। ठीक है, अब इसके बाद अपन करेंगे। अब इसमें कोई डिफिकल्टी होगी आपको, होगा ना? वर्बल क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? कुछ पूछना है इसमें? अच्छा, अब अपन करेंगे नॉन वर्बल क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। इसमें इफ नहीं लगेगा, दैट के लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, दैट भी नहीं लगेगा, इफ भी नहीं लगेगा। जो WH का वर्ड है वही वर्ड रहेगा, लेकिन वो स्मॉल w से स्टार्ट होगा। डायरेक्ट में कैपिटल W इसलिए रहेगा कि इन्वर्टेड कॉमास के बाद वर्ड आ रहा है, पहला वर्ड है। लेकिन इनडायरेक्ट में पहला वर्ड नहीं रहेगा, क्योंकि अपन कंटिन्यूएशन में लाएंगे उसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चलिए, ही सेड टू हर, वेयर डू, अरे यार ये छूट की जा, वेयर डू यू ड्राइव योर कार। ही सेड टू हर, वेयर डू यू ड्राइव योर कार। आप अपनी कार कहाँ चलाते हो? ठीक है, वेयर डू यू ड्राइव योर कार। अब क्वेश्चन मार्क है, WH क्वेश्चन है, इसलिए इसमें दैट और इफ नहीं लगेगा। ये WH जो है, वेयर का W जो है, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, कोई चीज़ नहीं लगेगी, ये वेरी एज ए कनेक्टर काम करेगा यहाँ पर। तो कैसा होगा आप ज़रा सा देखो, कोशिश करो। ही आस्क्ड हर, हाँ हाँ, वेयर का W छोटा, हाँ, वेयर, हाँ, वेयर शी ड्राइव्ड हर कार। अगर आप, सॉरी, फुल स्टॉप, अगर आप यहाँ डू का डिड करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, वेयर डिड यू ड्राइव कार। हमको तो असर्टिव सेंटेंस बनाना है, फुल स्टॉप लगाना है। सॉरी, मैंने गलत किया है कि आपको कुछ स्ट्राइक हुआ? हाँ, कुछ नहीं स्ट्राइक हुआ। मैंने जानबूझ के गलती किया हूँ, मैंने जानबूझ के गलती किया हूँ। ये बच्चे बोर्ड में गलती करते हैं। ड्राइव का सेकंड फॉर्म क्या है? हाँ, यहाँ पर आएगा ड्रो। समझ में आया? ये सेकंड फॉर्म नहीं है। मैं चाह रहा था कि आप टोके मेरे को, लेकिन आपके ध्यान में नहीं आई बात जल्दी। हाँ, तो बोलना चाहिए ना, ऐसा बोलना, झिझकना नहीं। मैं बताया आपको कि अपने जहन में अगर कोई बात आती है तो फट से बोलना। ये बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं मेरे जहन में, ये मैं बोर्ड के पेपर जानते रहता हूँ ना, बहुत सारे बच्चे ड्राइव लिख देते हैं, उनको लगता है ईडी लगाने का। ठीक है, समझ में आई बात आपको? अच्छा, फिर उसके बाद में
ये हो गया ना, मतलब आपको इसका, अब आप कोई भी WH का क्वेश्चन लो, शी सेड टू मी हाउ आर यू फीलिंग नाउ, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, वन और इनडायरेक्ट, हाँ, शी आस्क्ड मी, अब ये हाउ का एक छोटा कर दो आप, हाउ, अब आगे बनाओ, हाउ, हाँ हाँ, भाई मेरे से बात करना ना, हाउ आई was feeling then, नाउ का then होता ना, भाई मेरे से बात हो रही ना, मेरे से बात हो रही है, शी मेरे से बोल रही है, तो मैं अपने आप को मैं ही बोलूँगा ना, और पास्ट टेंस कर देंगे तो आई, अब यहाँ करके था हाउ के साथ आर लगा हुआ है, तो बच्चे क्या करते हैं, हाउ आई वेयर फीलिंग, क्योंकि यहाँ वेयर हार लगा तो आर का वेयर कर देते हो इनडायरेक्ट, ऐसा नहीं होता है, आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा उसको बोलते हैं वर्ब एग्रीमेंट। तो वर्ब एग्रीमेंट क्या है, आई के साथ वाज आएगा पास्ट टेंस के अंदर, वेयर नहीं आएगा, आई वाज फीलिंग, नाउ का हो जाएगा देन, और फुल स्टॉप लग गया। तो इसमें कोई वो है क्या, अब इसके अंदर में भी सर मैडम वगैरह आएगा तो वही रूल है, रिस्पेक्टफुली। अगर टीचर से पूछ रहे हैं तो आई आस्क्ड माय टीचर रिस्पेक्टफुली, जैसा आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसका भी, चलो कॉमन जो क्वेश्चन है कि ही आस्क्ड हर, ये आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं सेंटेंस, मे आई कम इन कॉमा मैडम, मे आई कम इन मैडम बोलते हैं ना हम लोग, मे आई कम इन मैडम। तो ही सॉरी यहाँ, अच्छा एक बात है कि इसमें आज जो है ना इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ टोल्ड भी आ सकता, डायरेक्ट भी आ सकता, तो उसको वैसे ही रखने का है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सेट टू चाहेंगे हमेशा, मैं सेट टू इसलिए लिखा रहा आपको ताकि आपको पता चले कि क्या क्या उसको चेंज होता है, लेकिन यहाँ ऐसा भी आ सकता है, तो उसको ऐसा ही रखेंगे क्वेश्चन में कि ये ही है ना उसमें, हाँ, ही आस्क्ड हर है उसमें, हाँ, हर रिस्पेक्टफुली, ही आस्क्ड हर रिस्पेक्टफुली। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ आएगा इफ ही कम है ना, मे इफ ही माइट, मे का माइट हो जाएगा, माइट कम इन, फुल स्टॉप, ही पहले आएगा, माइट बाद में आएगा, इफ ही माइट कम इन, ही आस्क्ड हर रिस्पेक्टफुली इफ ही माइट कम इन, मैडम के लिए रिस्पेक्टफुली आ गया और मे का माइट हो गया। अब यह है कि यहाँ पर मे पहले था, आई बाद में आया, इसलिए कि क्वेश्चन है, यहाँ पर ही पहले आया, माइट बाद में आया, इसलिए कि ये क्वेश्चन नहीं है, असर्टिव सेंटेंस। तो ये WH के भी होगा, ये उसके अंदर समझाने का रह गया था आपको, तो इसके अंदर में आ गया। इसके अंदर में एक और एग्जाम्पल अपन ले लेंगे, ही आस्क्ड हर, अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब भी रहा, हाउ कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम, ही आस्क्ड हर हाउ कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम। हाँ, तो अब कैसे आऊँगा ये, ही आस्क्ड हर, अब रिस्पेक्टफुली नहीं आएगा, ही आस्क्ड हर हाउ शी, अब कैन का क्या होगा, कुड, लेकिन यहाँ पर कैन पहले आया, यू बाद में आया, वहाँ पर कुड बाद में आएगा शी के, हाउ शी कुड सॉल्व, बात करने वाला कौन है, हिज प्रॉब्लम,
हो गया। कैन का कुड होगा, मे का माइट होगा, विल शेल का वुड होगा, है ना, पास्ट टेंस। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई डिफ़िकल्टी? चलिए, अब ये हो गए असर्टिव सेंटेंस हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, और आपका एक्सक्लेमेटरी हो गया, वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया। अब अपन आ जाते सीधा इम्पेरेटिव सेंटेंस पर, उसके भी बताया था मैं आपको। हो गया, फोटो ले लिए? चलिए मिटाऊं? चलिए, अब आ जाते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के ऊपर में। ठीक है। द HM यानी हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस। ठीक है। द HM सेट टू द प्यून, रिंग द बेल। रिंग द बेल। ठीक है। द हेडमास्टर ने कहा प्यून से रिंग द बेल। ऑर्डर दे रहे ना भाई, हेडमास्टर है, बड़ा आदमी है, चपरासी छोटा आदमी है। इसमें हेल्पिंग अपना मेन वर्ब, सब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर में, सीधा मेन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ। ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इसका रूल क्या है समझ लो। क्या रूल होगा इसका, आपके मालूम है पहले से? हाँ, सेट टू का ऑर्डर्ड हो जाएगा। ठीक है। और ये रिपोर्टिंग स्पीच में हो गया। रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा? हाँ हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही, ऐसा ही होगा। हाँ, इसमें इन्फिनिटिव का इस्तेमाल होगा। इन्फिनिटिव का सेंटेंस प्रेजेंट में कहलाएंगे, पास्ट में कहलाएगा? नहीं, पास्ट में कहलाएगा, क्योंकि ऑर्डर्ड है ना। मेन वर्ब तो उसका ऑर्डर्ड रहेगा, ये तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, ये वर्ब थोड़ी रहेगा भाई। देखो, हेडमास्टर ने मंडे के दिन, आप हेडमास्टर के ऑफिस में बैठे थे, मंडे के दिन हेडमास्टर ने कहा पियून को रिंग द बेल। अब फ्राइडे के दिन आपसे किसी ने पूछा कि भाई उस दिन हेडमास्टर ने चपरासी को क्या कहा था, तो आप क्या बोलेंगे मालूम है? हेडमास्टर ने बेल बजाने का बोला था। हेडमास्टर ने चपरासी को बेल बजाने का बोला था, तो बोला था फास्टेंस है, बजाने का ये तो इन्फिनिटिव हो गया, ये वर्ब थोड़ी है। तो सेंटेंस पास्टेंस में रहेगा वो, ऑर्डर्ड करना पड़ेगा आपको, ऑर्डर्ड। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा? हाँ, द लगाओ, आर्टिकल जो अगर उसमें लगे हुए हैं तो आर्टिकल लगाओ। द हेडमास्टर ऑर्डर्ड, इसमें डबल आर आएगा, सिंगल आर आएगा ऑर्डर्ड में? सिंगल। ऑर्डर्ड द हेडमास्टर, सॉरी, ऑर्डर्ड द प्यून, द हेडमास्टर ऑर्डर्ड द प्यून टू रिंग द बेल। बस खत्म हो गया, बहुत आसान है ये। अब ये बड़ा आदमी छोटे आदमी से बात कर रहा, अब अपन दूसरा जुमला रखते हैं जिसके अंदर छोटा आदमी बड़े आदमी से बात करेगा। ठीक है। रवि सेट टू द हेडमास्टर, सर प्लीज forgive me, full stop, I promise that I will not commit this mistake अगेन। मैं थोड़ा बड़ा जुमला लिख रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि अगर डायरेक्ट नरेशन में इम्पेरेटिव सेंटेंस भी है और असर्टिव सेंटेंस भी है तो इनडायरेक्ट में कैसे बनेगा, ये बात भी आपको समझाना है।
हाँ, रवि रिक्वेस्टेड। एक मिनट, बोलिए। हाँ बोलिए। रवि रिक्वेस्टेड द HM, वेरी गुड। रिस्पेक्टफुली यहाँ आएगा, ज़रूरी है। सर बोला ना उसने, रिस्पेक्टफुली टू, वेरी गुड, टू फॉरगिव हिम। भी नहीं आएगा, हाँ प्लीज नहीं आएगा ना। प्लीज ये रिक्वेस्ट में आ गया ना। देखो एक बात समझ लो आप, अच्छी बात पूछा आपने। रिक्वेस्ट और प्लीज कभी एक सेंटेंस में नहीं इस्तेमाल करते। ये बहुत सारे टीचर्स भी छुट्टी की एप्लीकेशन लिखते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें भी रिक्वेस्ट और प्लीज दोनों लेकर आते हैं। इंग्लिश में हम मायनी जो शब्द होते हैं एक ही सेंटेंस के अंदर में ग्रामेटिकली उसको इस्तेमाल नहीं करते, वो गलत है। मे और परमिशन, परमिटेड, परमिट, मे और पॉसिबिलिटी, समझ जो मॉडल ऑक्सिलरीज है, ये आप एक जुमले में इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक वाक्य में यूज़ नहीं कर सकते इसका। जब आपने रिक्वेस्ट ला लिए तो उसका मतलब ही आपने प्लीज़ बोले हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच होता है, बहुत दिनों के बाद में बोल रहे हैं, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं यानी आपने प्लीज़ बोले हैं। तो प्लीज़ और रिक्वेस्ट एक सेंटेंस में कभी नहीं आते। जो इस्तेमाल करता है इंग्लिश में वो अंग्रेजी गलत बोलता है, गलत लिखता है। तो रवि रिक्वेस्टेड द हेडमास्टर रिस्पेक्टफुली टू फॉरगिव हिम। अब आप भी यहाँ फुल स्टॉप लगा दो। अब देखो एक नई बात आपको फिर समझा रहा हूँ। यहाँ तक के उसने इम्पेरेटिव सेंटेंस इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ से जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग स्पीच को डबल से लिखना पड़ेगा आपको। हाँ बोलो। अगर आप एंड लगाते हैं तो एंड एडेड दैट। अगर आप एडेड दैट, देखो ये प्रॉमिस कर रहा है ना, तो ये प्रॉमिस के वर्ड को ला लो आप रिपोर्टिंग स्पीच में। अगर आप ऐसा लाएंगे एडेड, ही एडेड दैट ही विल, ऐसा लाएंगे ना आप, तो ठीक है, वो भी सही है, उसको गलत नहीं है, वो भी अच्छा है। लेकिन अगर यहाँ प्रॉमिस कर रहा है वो, और इसी प्रॉमिस को अगर अपन यहाँ पर लाते हैं एंड प्रॉमिस्ड दैट ही, वेरी गुड, हु विल का वुड नॉट, ही वुड नॉट कॉमिट, दिस का दैट हो जाएगा, दैट मिस्टेक अगेन। आप बिल्कुल कर सकते हैं इसमें, एंड फर्दर एडेड करके आप कर सकते हैं एडेड दैट ही प्रॉमिस्ड। अगर आपको शॉर्ट में करना है तो सीधा ही प्रॉमिस लगा दो तो वो आ गया और वो वर्ब भी बन गया, एंड प्रॉमिस्ड दैट ही वुड नॉट कमिट दैट मिस्टेक आ गया। फुल स्टॉप लगा के फिर आप आगे ही फर्दर प्रॉमिस दैट, एंड लगाए तो अच्छा ही है। दोनों के आपको ऑप्शन है, दोनों भी कर सकते हैं आप काम। एडेड भी लगा सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। लेकिन ऐसा भी होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैं पूरा पढ़ा दे रहा हूँ आपको, हर चीज़ पढ़ा दे रहा हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, कोई भी नहीं छूट रही है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। अब ये है अपन ने रिक्वेस्टेड वाले करे, ठीक है। कभी पीटीआई टीचर है तो वो ऑर्डर जो करता है उसको कॉशन्ड बोलते हैं, कॉशन्ड। पीटीआई टीचर सेड टू द स्टूडेंट, सावधान, विश्राम, टर्न टू लेफ्ट, टर्न टू राइट। इसमें आप कॉशन का वर्ड भी ला सकते हैं। पुलिस की परेड होती है, मिलिट्री वालों की परेड होती है, ऑर्डर किया, कॉशन ला सकते हैं। डॉक्टर अगर बोलेंगे तो आप क्या लाएंगे, डॉक्टर अगर पेशेंट से बोलेगा, हाँ, अगर आप बोलने वाला है अपना ही कर रहे हैं, लेकिन अगर समझना द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट,
ठीक है, यू मस्ट टेक इंजेक्शन otherwise you may die within a month। अब यहां पर सेट टू का क्या होगा? देखो इसके अंदर में यहां पर सेट टू का वार्न्ड होगा, इसके अंदर वार्निंग है। अगर आप टोल्ड भी लाएंगे तो आ जाएगा, सजेस्टेड भी लाएंगे तो आ जाएगा। असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। इसी सेंटेंस को अगर अपन दूसरे अंदाज में, इम्पेरेटिव अंदाज में लिखते हैं, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक इंजेक्शन instead of pills because you will recover because nothing, if you want to recover soon। अब देखो ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक इंजेक्शन इंस्टेड ऑफ पिल्स इफ यू वांट टू रिकवर सून, कि आप इंजेक्शन ले लो अगर आप जल्दी अच्छा होना चाहते हैं तो, ठीक है ना। अब ये इसका होगा द डॉक्टर वांट द पेशेंट दैट, इसका तो ऐसे ही जाएगा, असर्टिव सेंटेंस है नहीं, द डॉक्टर वांट। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर में ये वाला जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये वाला जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, अब यहाँ पर आप सजेस्टेड लाएंगे, एडवाइस भी ला सकते हैं, सजेस्टेड भी ला सकते हैं। द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट टू टेक, है ना, टू टेक आ जाएगा, टू टेक इंजेक्शन इंस्टेड ऑफ pills if he, बोलो, if he want, हाँ she भी आ सकता है, यहाँ पेशेंट कोई भी हो सकता है। if he wanted, want नहीं आएगा, if he wanted to recover soon, यह है। यानी अगर आप उसमें भी, अगर असर्टिव में भी आए तो आपको हमेशा टोल करना ज़रूरी नहीं है, कभी वार्निंग है तो आप वार्न भी लिख सकते हैं। और इसके अंदर में यहाँ सजेस्टेड आएगा, एडवाइज्ड भी आ सकता है, लेकिन एडवाइज में एक बात ध्यान में रखो, इधर देखो मेरी तरफ, ये सही लिखा क्या मैंने बताना आपने, ही एडवाइज्ड, सही लिखा क्या? ये एडवाइज्ड अगर ऐसा लिखते हैं बच्चे तो उनको नंबर नहीं मिलेगा, यहाँ पर सी की जगह एस आना चाहिए। एडवाइस, ये एडवाइस जो है ये नाउन है और ये एडवाइस वर्ब है, तो हम यहाँ पर एडवाइस को वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर SED आएगा। CD लिखेंगे, बहुत सारे बच्चे CD लिख देते बोर्ड के पेपर में, तो उनको नंबर नहीं मिलते हैं। एडवाइज्ड आएगा तो S लगाना ज़रूरी है। जो कॉमन मिस्टेक एरर बच्चे कॉमिट करते हो मैं आपको बताते जा रहा हूँ साथ में, ठीक है। चलिए अभी समझ में आ गया आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो कहीं वार्न्ड होगा, कहीं सजेस्टेड होगा, कहीं कॉशन्ड होगा,
आम वर्ड है ऑर्डर्ड, प्लीज है तो रिक्वेस्टेड, प्लीज है तो रिक्वेस्टेड, बड़ा आदमी छोटे से बोल रहा है तो ऑर्डर्ड, छोटा आदमी बड़े से बोल रहा है तो रिक्वेस्टेड, सर और मैडम वगैरह योर ऑनर वगैरह है तो रिस्पेक्टफुली। बाकी इसमें अंदर इन्फिनेटिव लगाने का है, इन्फिनेटिव लगाने का है। हाँ बोलो। नॉन वर्बल क्वेश्चन जो रहते हैं डब्ल्यूएच टाइप, डब्ल्यू के क्वेश्चन में तो हाँ उसमें अपन जैसा ए बी को पूछ रहा था, हाँ, ए क्वेश्चन बी लिख सकते हैं इसमें इनडायरेक्ट, इंक्वायर्ड कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, इंक्वायर्ड भी कर सकते हैं। जैसे आपको देखो कभी कैसा सिचुएशन पे डिपेंड करता है वो। मिसाल के तौर पर मैं रेलवे स्टेशन जाता हूँ और मैं पूछता हूँ कि भाई ट्रेन कितने बजे आएंगी या फलाने स्टेशन की टिकट कितनी है, कितना पैसा लगेगा, तो यहाँ पर मैं सेट टू के का इंक्वायर्ड कर सकता हूँ। सिचुएशन डिपेंड करता है, बहुत अच्छा अगर करे तो। लेकिन अगर अपने को नहीं समझ में आ रहा है, गड़बड़ टाइम नहीं है, इतना नहीं है, तो सीधा आज लिख दो, आप खत्म। इंक्वायर्ड आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन और आज एक ही बात है, आज ज़्यादा बेहतर है करना, लेकिन इंक्वायर भी कर सकते हैं आप उसके अंदर में। यानी क्या रहता है, सी के जो शब्द होते हैं डी से बात करता है वो उसके अपने शब्द होते हैं, तो पूरा पूरा मतलब निकल जाए एक ही बात का, वो सी ऐसे बोलेगा अल्फाज जो पूरे मतलब निकालेगा एक। जैसा वेरी लगा रहे अपन, तो वेरी लगाना ज़रूरी है, जब तक वो वेरी नहीं लगाएंगे एक्सक्लेमेटरी के अंदर में तो वो पूरे मतलब नहीं निकलेगा। एक्सट्रीमली, वेरी, ये लगाना पड़ता है उसके अंदर। तो ये मेरा ख्याल है तकरीबन हर टाइप के सेंटेंस का अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। अब आपको और वहाँ जैसे आपने उसके ऊपर डब्ल्यू एच के इनकार होगा कुछ और कोई क्वेश्चन इस लाइन से क्लियर हो गया ना पूरा? कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पहले, तो उसके बाद ये सब आसानी समझ में आया था। अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ तो ये फिर समझ में नहीं आता। तो मैं जो ABCD की मिसाल दिया वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दिया। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में हर आज चीज़ आसान है। टीचर लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पढ़ा देते हैं, और फिर वो टेक्निकल टर्म सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट और ये और वो, तो उसके अंदर में थोड़ा सा बच्चे को कन्फ्यूजन होता है। अगर डायरेक्ट इस टाइप से सिंपल वे के अंदर में पढ़ा है तो ये बहुत आसानी से समझ में आया था। और ये जो मैंने ABCD की मिसाल दिया, ये कोई किताब के अंदर में नहीं मिलेंगे आपको, किसी ग्रामर किताब में नहीं मिलेंगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से मैंने ये सब बातें मैंने हर टॉपिक के अंदर, तकरीबन ग्रामर के हर डिफ़िकल्ट टॉपिक के अंदर में मैंने इस टाइप की बातें बच्चों को समझाते रहता हूँ मैं ट्यूशन्स के अंदर में, तो बच्चे बहुत आसानी से करते हैं। इसके बाद में भी अगर आपको कोई तकलीफ़ जाती है तो मैंने कल भी आपको मेरे नंबर लिख दिया था। जो बच्चे अगर अभी देख रहे होंगे, पहली मर्तबा देख रहे होंगे, तो ये नंबर नोट कर लो, 9370205759। एक नंबर मेरा ये है और एक नंबर ये है 9922846168। कोई भी आपको डिफ़िकल्टी रहे तो आप मेरे को मैसेज कर दो, मैसेज कर दो कि भाई ये क्वेश्चन है सर, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। मैसेज कर दो तो मैं उस मैसेज का जवाब आपको मैसेज से दूंगा। रात को 10 बजे मैं तकरीबन सो जाता हूँ, इसलिए उससे पहले अगर फ़ोन भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैसेज कर देना। मैसेज करने में एक फ़ायदा ये होगा कि वो सेंटेंस जो रहेगा वो मेरे को बराबर क्लियर आएगा समझ में कि भाई क्या है सेंटेंस। बोलने में क्या होता है, मैं अगर कुछ आप गलत बोलते हैं या मैं कुछ गलत सुन लूँ तो गलत आंसर बन जाएगा उसका, इसलिए मैसेज कर देना ज़्यादा अच्छा है। तो ये नंबर है मेरे 9370205759 और 9922846168। इसके बारे में फ़ोन कर देना। एक ही मोबाइल के अंदर में दोनों सिम हैं। हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक तकलीफ़ और करना है, बस आना है आपको। देखो आना वो ज़रूरी है। हाँ, तो आप 2:30 बजे आ जाओ, 2:30 बजे आ जाओ। मैं क्या करता हूँ, आपको जो पोर्शन रह गए, क्वेश्चन टैग आपको आता है, समझा दूँ? क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन पक्का आना है। बोर्ड में क्वेश्चन टैग का पेपर में क्वेश्चन आना पक्का है। 4 आंसर्स रहेंगे लिखे हुए, उसमें से आपको एक चुनना है। क्वेश्चन टैग नहीं आपको नहीं है, समझा दूँ? हाँ, भूल गए? ठीक है, अभी समझाया तो ये मिटा दूँ, ले लिए इसकी फ़ोटो वगैरह। चलिए, क्वेश्चन टैग समझाया था मैं। क्वेश्चन टैग आना ही है आपको, क्वेश्चन टैग के बगैर पेपर ही नहीं रहता। हाँ, मैं 2:30 बजे क्या करूँगा, आपको आर्टिकल के
प्रीपोजिशन के, वॉइसेस के, टेंसेस के, हेल्पिंग वर्ब के, सबके एरर्स के क्वेश्चन लिखा देता हूँ आपको मैं। आप क्या करो, उनको घर को जाके सॉल्व करो, करेक्ट करो, इनकरेक्ट को करेक्ट करो। अगर आपको लगता है कि मेरे से करेक्शन नहीं हो रहा या मेरे को मिस्टेक ही समझ में नहीं आ रही, कई दफ़ा बच्चे बोलते हैं कि ये सेंटेंस तो करेक्ट है, इसको कैसे करेक्ट करना। एक्चुअली वो इनकरेक्ट रहता है, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आता, उसका दिमाग नहीं आता वहाँ तक के। तो आमतौर से बोर्ड के अंदर में जो आपको स्पॉट द एरर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी का सेकंड, बी के ए में 3 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी पूरे ग्रामर को कवर किए हुए। अनसीन ग्रामर है, वो आपके टेक्स्ट बुक का जुमला नहीं आएगा, उसमें टेक्स्ट बुक का कोई वाक्य नहीं आएगा ग्रामर में। और उसका ए में 3 क्वेश्चन है, वो भी पूरा अनसीन, पूरा ग्रामर कवर किए हुए हैं। और स्पॉट द एरर, ये किसी भी ग्रामर के टॉपिक का आ सकता, आर्टिकल का भी आ सकता, प्रीपोजिशन का भी आ सकता, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी आ सकता, एक्टिव स्पेशलाइज का भी आता, टेंसेस का आता, हेल्पिंग वर्ब का आता, किसी भी टॉपिक का आ सकता। तो वो मैं आपको स्पॉट एरर्स के कुछ सेंटेंसेस आपको अच्छे से लिखाता हूँ, समझा भी दूंगा। अब उसके अंदर में क्या होगा, जैसे आर्टिकल की गलती हो रही है तो आप लगा देंगे ए, मैं बोलूँगा नहीं यहाँ एन आता, या आप लगा देंगे ए और एन लगा देंगे, नहीं मैं बोलूँगा यहाँ दा आता। तो मैं उसको समझाऊंगा कि ए क्यों आएगा, एन क्यों नहीं आएगा, एन क्यों आएगा, ए क्यों नहीं आएगा। तो समझाने में आर्टिकल क्लियर हो जाएगा आपको। ऐसे ही है, आपको दूसरे टॉपिक्स है, हेल्पिंग वर्ब के है कि भैया हैज़ आएगा कि हैव आएगा, हैज़ आएगा तो क्यों आएगा, हैव आएगा तो क्यों आएगा। फिर यहाँ पास्ट टेंस आएगा कि प्रेजेंट टेंस आएगा, क्योंकि एक वर्ड रहता है आखिरी में, यस्टरडे लिखा हुआ है तो उसको पास्ट टेंस करना पड़ेगा, टुमारो लिखा हुआ है तो उसको फ्यूचर करना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होते। तो ये सब बातें मैं सजेशन जब मैं आपको दूँ, मतलब जब आपको सेंटेंसेस दूंगा मैं एरर्स वाले, और उसके जब करेक्ट आंसर समझाऊंगा मैं आपको, तो उस वक्त आपको ये टॉपिक भी समझ में आ जाएंगे जो अपने छूट गए हैं। अपने पास टाइम कम है इसलिए अपने जल्दी जल्दी भी समझा दिए, शॉर्ट एंड स्वीट वे के अंदर में भी समझाए, जल्दी जल्दी भी समझाए, तो बहुत सारे टॉपिक अपने छूट गए हैं। अब कल से पक्का रोज़ा है, तब कल से मैं नहीं आऊँगा, आपके एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गए, मई के एंड में होंगे एग्ज़ाम, डेटा भी आने की है। तो अपने पास रमज़ान के बाद में भी टाइम रहेगा। अगर सर बोलेंगे रमज़ान के बाद में भी, तो रमज़ान के बाद में भी मैं आ जाऊँगा समझाने के लिए। लेकिन रमज़ान से अभी रमज़ान के महीने के अंदर में तो आप अपनी पढ़ाई वगैरह करो। अभी मैं 2:30 बजे आ जाता हूँ, अपनी आखिरी मीटिंग रहेंगी वो, उसके अंदर में मैं आपको स्पॉट द एरर्स, अपना एरर्स करके वो जो क्वेश्चन है उसके बहुत सारे सेंटेंसेस लिखाऊंगा, आप उनको करेक्ट करना। और उसको अगर आपको नहीं जमे, गलती समझ में नहीं आ रही कि इसके अंदर एरर ही क्या है, तो भी मेरे से पूछना। और जो आपके करेक्ट आंसर्स होंगे, अगर आपको उसके अंदर में डाउट है कि भाई मैंने करेक्ट किया कि नहीं किया, तो भी मेरे से फ़ोन पे पूछना आपने, तो मैं आपको पूरे डाउट्स क्लियर करूँगा उसके। जो आप करेक्ट कर रहे हैं ना, जैसा हाँ नहीं करना चाहिए अंडरलाइन। जैसे मिसाल के तौर पर अब आपने नहीं कुछ भी नहीं रहेगा अंडरलाइन, क्वेश्चन में अंडरलाइन नहीं रहेगा, लेकिन आपको आंसर में अंडरलाइन करना है, उसको हाईलाइट करना है। कहने का मतलब जैसा वहाँ मिसाल के तौर पर करेक्ट आंसर के अंदर में इज आएगा, है ना, और वहाँ क्वेश्चन में आर लिखा हुआ है जैसा, तो आपको करेक्ट आंसर क्या है उसका इज। तो आपने जब आर की जगह इस करे ना, तो इसको आप अंडरलाइन करना, इसको हाईलाइट करना, क्योंकि टीचर उतना ही पढ़ेगा कि इसने आर की जगह इस किया कि नहीं, पूरा सेंटेंस थोड़ी पढ़ते बैठेगा वो। इसको हाईलाइट करे तो टिक के और आधा नंबर दिया, चला आगे, एक आधा नंबर एक नंबर जो भी होगा। तो कोई भी आंसर देखो, वैल्यूअर जो है ना वो बहुत गड़बड़ से वैल्यूएशन करता है, इसलिए कि पेपर्स उसके बाद बहुत होते हैं, टाइम कम रहता है। वहाँ से मॉडरेटर फ़ोन आता है, भाई जल्दी पेपर लाओ, मॉडरेटर को बोर्ड से फ़ोन आता है, भाई जल्दी पेपर लाओ। तो ये सब चलता है बोर्ड के अंदर में। चीफ मॉडरेटर फ़ोन करेगा, वो चीफ मॉडरेटर को फ़ोन करता है जल्दी करो, तो ये क्या करता है, वो जल्दी जल्दी करता है। फिर दूसरी एक बात क्या होती है कि जब पेपर जांचते जांचते उसको शुरू के 5-10 पेपर के अंदर में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद जो स्पीड पकड़ता हो। तो मैं 12 के बोर्ड के पेपर में, आपको यकीन नहीं आएगा, 80-80 नंबर के पेपर में 5 मिनट के अंदर जाके फेंक देता था पूरा, और करेक्ट। चीफ मॉडरेटर भी वो गलती नहीं निकाल सकता था उसके अंदर में, करेक्ट आंसर्स। इसलिए मेरे को बोर्ड ने बहुत जल्दी जल्दी प्रमोट किया, वैल्यू से मॉडरेटर चीफ मॉडरेटर बहुत जल्दी प्रमोट किया मैंने, साइंस के अंदर में भी, इंग्लिश के अंदर में भी। लेकिन 12 के इंग्लिश के अंदर में मेरे को बहुत स्पीड थी, मैं पूरे आंसर्स रट जाते थे। हम लोग का कैसा रहता मालूम है, आंसर्स जांचने का टाइम
अगर आप पर्सनल रिस्पांस का आंसर भी लिखेंगे उसको भी हम 1 सेकंड के अंदर में पढ़ लेते पढ़ते। एक तो सबसे पहले एक और बात बता दूं आपको, ये साइकोलॉजी है, ये मैं जो अभी आपको 2:30 बजे कराने वाला हूँ ना आपको, देखो सबसे पहले वैल्यूअर क्वेश्चन नंबर 1 का बी ही देखेगा। कुछ है तो 4 ही नंबर का, 3 नंबर का ग्रामर और स्पॉट वगैरह देखा है बी में, है ना। सबसे पहले उस पर नज़र डालेगा, कोई भी वैल्यूअर हो। मैं भी रहता तो मैं भी करता था। क्यों मालूम? उससे मेरे को पूरी गैसिंग हो जाती, पूरा अंदाज़ा हो जाता कि ये बच्चा कितने पानी में है, इसको क्या आता क्या नहीं आता। वो अनसीन है ना, और पूरे ग्रामर को कवर किया हुआ है। तो ग्रामर को तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी जाती है वैल्यूएशन, मॉडरेशन, चीफ मॉडरेशन के अंदर में, हर सेंटेंस के ऊपर। तो वहाँ तो अनसीन ग्रामर है ना, वहाँ तो गलतियाँ करता नहीं है बच्चा। वहाँ से समझ में आ जाता कि ये बच्चा कितने पानी के अंदर में है। एक तो हैंड राइटिंग का पहला इंप्रेशन पड़ता वैल्यूअर के ऊपर में, दूसरा प्रेजेंटेशन ऑफ दी पेपर अच्छा होना, खूबसूरत होना, काटपीट वगैरह गंदगी नहीं होना उसके अंदर, तीसरा यह कि फिर गलतियाँ ही स्पेलिंग की, ग्रामर की नहीं होना। तो 1 भी इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि देखो राइटिंग स्किल से पेपर शुरू करना, राइटिंग स्किल से पेपर शुरू करना, और आखिरी में पोएम का वो वाला क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर में आपको खुद से कोई स्टेंजा फ्रेम करने का है। तो आपके अंदर में इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप शायर थोड़ी है भाई, चलो आप शहर के बच्चे हैं, कुछ पढ़े हुए हैं, ट्यूशन में पढ़ लिए, तो पढ़ लिए। देहात के कितने बच्चे, पहाड़ी मकामात के देहात के बच्चे अपीयर होते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। ऐसी एक रिव्यू का जो क्वेश्चन आया फिल्म का, बोर्ड वालों को मैं सजेस्ट करूँगा वो बिल्कुल निकालने हो। हर बच्चा पिक्चर वाला रिव्यू, बाकी रिव्यू कर सकते हैं। फिल्म वाला जो रिव्यू है उसमें फिल्म का नाम भी दे रहे, या ये भी लिखेंगे आपने जो फिल्म देखे होंगे उसका रिव्यू लिखो करके। गलत है ये। हर बच्चा कैसे फिल्म देखेगा? बच्चों के पास पैसे नहीं रहते, पढ़ने के लिए नहीं रहते, बेचारे खुद कमाने खुद करो, कहाँ से पिक्चर देखेंगे? कई लड़के लड़कियां आपको ऐसी मिलेंगी जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई फिल्म नहीं देखे, उनके घरों में टीवी नहीं है, वो उनके यहाँ गाँव के अंदर थिएटर नहीं है, और आप पूछ रहे कि भाई फिल्म का रिव्यू लिखो करके। तो ये बात गलत है, वो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो ये बोर्ड की गलती है, ये बोर्ड में इन्होंने नहीं रखना था ऐसे वो पर। तो एक ग्रामर की बात में, ग्रामर के अंदर में आप ध्यान में रखना कि सबसे पहले शुरू का क्वेश्चन नंबर जो देखेंगे उससे अंदाज हो जाएगा। तो हैंड राइटिंग का इंप्रेशन पड़ता है, प्रेजेंटेशन का इंप्रेशन पड़ता है, फिर स्पेलिंग वगैरह रहती है। स्पेलिंग के अंदर कुछ गलतियाँ हो गई तो वो समझ जाता है टीचर कि यार ये पानी के अंदर कितना पानी के अंदर में, कितना अच्छा बच्चा है, कौन से रैंक का आदमी है, क्या है, वो सब समझ जाता है। तो अपना पेपर राइटिंग स्किल से अगर अपन शुरू करेंगे तो क्या होता है, ये वाला जो क्वेश्चन आखिरी में जाएगा, और पोएम का स्टेंजा बनाने वाला लास्ट क्वेश्चन है ये आखिरी में आएगा। इसकी एबिलिटी हर बच्चे के अंदर में नहीं होती, इसलिए बोर्ड वालों ने वो क्वेश्चन को भी बदल देना चाहिए, उसको एप्रिसिएशन टाइप ऑफ क्वेश्चन से चेंज करना चाहिए। मैंने खुद जो है बोर्ड के पेपरों को सेट किया, सब मेरे को आइडिया है पूरा। एप्रिसिएशन टाइप ऑफ क्वेश्चन उसमें होना चाहिए, स्टेंजा बनाने वाला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। वो बच्चों के साथ बेइंसाफ़ी है, ज़्यादती है, एक वो ज़्यादती है। और रिव्यू के अंदर में कोई फिल्म के बारे में रिव्यू नहीं होना चाहिए। रैपिड रीडिंग की नावल्स वगैरह है, इसके बारे में रिव्यू करेगा, कोई पोएम लेसन वगैरह में बात अलग है, लेकिन फिल्म के बारे में रिव्यू करना, हर बच्चा पिक्चर नहीं देखता, हर बच्चे के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो पोएम का स्टेंजा फ्रेम कर सके, शायर थोड़ी है वो कोई। तो वो 2 क्वेश्चंस इंग्लिश के पेपर में बोर्ड ने बदलना चाहिए, इट इज़ माय सजेशन। अच्छा, फिर भी आपको पेपर के अंदर में आएगा तो आपने छोड़ना नहीं, उसको कोशिश करना। अगर आखिरी में टाइम नहीं रहा और वो छूट भी गया तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा उसका। एकदम लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द पोएम, ठीक है। तो मैं दोपहर में आता हूँ, दोपहर में आने के बाद में आपको मैं वो सब लिखा देता हूँ, कॉमन एरर्स वाले क्वेश्चन, उनको अपन को सॉल्व करना है। तो वो एक प्रैक्टिस हो जाएंगी, पूरे ग्रामर के टॉपिक जो छूट गए वो भी कवर हो जाएंगे। इसलिए आप भी आओ, वो बच्चे को भी बोलना जो डेली आता है उसको बोलना, और भी कोई बच्चे आ सकते हो। यहाँ आने के बाद में बेटा जो कंसंट्रेशन रहता है
उसकी वजह से क्या होगा कि आपको बहुत दिनों तक की ये बातें याद रहेगी। जो बच्चे ऑनलाइन देखेंगे वो बहुत दिनों तक इन बातों को समझ नहीं सकते, याद नहीं कर सकते। ठीक है, हम इसको वाइंड अप करते हैं फिर अभी। चलिए इसको बंद कर दो बेटा।